क्या इस संसार में सच बोलना गुनाह है? क्या निम्न जाति से होना भी गुनाह है? क्या यहाँ एक पुलिस अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलती? सच जो आप सबों के सामने। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका राहुल के श्रीवास्तव अपने इस बूझ बॉक्स न्यूज चैनल की तरफ से आप सबों के बीच में आज एक ऐतिहासिक घटना लेकर आया हूँ, जो हमारी न्याय व्यवस्था को शर्मसार करता है। 60 दिन बीत जाने के बाद तमाम मीडिया, तमाम न्यूज चैनल इसको कवरेज करते हैं और यह सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस घटना का जिक्र किया जाता है और ये घटना सनसनी बन जाती है और पूरे देश को हिलाकर झकझोर कर रख देती है। यह कहानी दबंग और एक दलित के बीच की कहानी है, जो महाराष्ट्र में घटी थी और यह पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार कर दी थी। वहाँ के कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान लगा दी थी और वहाँ का प्रशासन और वहाँ का मीडिया चुपचाप मौन होकर इस तमाशा का तमाशाई बना हुआ था। इसी थाने का एक हौलदार होता है जिसकी ये कहानी होती है और जिससे यह कहानी की शुरुआत होती है। उस हौलदार का नाम सिद्धार्थ गजनी होता है, जिसके साथ कुछ दबंग लोग जो बड़ी जाति से होते हैं बाजार में काफी मारपीट करते हैं और बाजार में किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उस हौलदार को, जिसका नाम सिद्धार्थ होता है, उसे उन दबंगों से छुड़ा ले और उसे बुरी तरह लोगों के सामने पीटा जाता है और उसके बाद वहां से आहत होकर वह हौलदार चला जाता है। और उस भीड़ में जो तमाशाई बनी हुई थी, उस भीड़ में उसका एक दोस्त, पुराना दोस्त, जो बगल के गांव का होता है, जिसका नाम भैयालाल होता है, जो एक छोटा सा किसान होता है, जो छोटी जाति का होता है, निम्न जाति का होता है, वो भी उस भीड़ में तमाशाई बना होता है। वह उसी के पास सिद्धार्थ जाता है और बोलता है कि तुम तो बाजार में थे और मेरे साथ मारपीट किया गया। खैर, तुम वहाँ कुछ नहीं बोले, क्योंकि तुम वहाँ अगर कुछ बोलते तो तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार होता जो मेरे साथ हुआ है। जब उन्हें इस वर्दी का डर नहीं है तो फिर तुम तो एक साधारण किसान हो। लेकिन भैयालाल ने हिम्मत दिखाया और बोला कि तुम FIR करो, मैं गवाही दूंगा, मैं उसमें गवाह बनूंगा कि मेरे सामने यह मारपीट की गई है और तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया है। बस यही वो चिंगारी होती है जहां से यह कहानी शुरू होती है। सिद्धार्थ अपने दोस्त भैयालाल को लेकर थाने पहुंचता है। आज की यह घटना महाराष्ट्र राज्य की है, जिसका जिला भंडारा, तहसील मोहाड़ी है। वहीं का हौलदार, जिसका नाम सिद्धार्थ होता है, वह अपने दोस्त भैयालाल के साथ अपने ही थाने में उन दबंगों के खिलाफ FIR करने जाता है। FIR लिखी जाती है और 12 लोगों को नामजद किया जाता है। थाना प्रभारी भैयालाल से कहते हैं कि देखो, बाद में तुम पीछे नहीं हटना, क्योंकि तुम्हारी गवाही ही उन दबंगों को गिरफ्तार कराएगी और तुम्हारे दोस्त सिद्धार्थ को न्याय दिलाएगी। अगर तुम पीछे हट गए या अपने गवाही से मुकर गए तो फिर सिद्धार्थ के साथ और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। भैयालाल बोलता है कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपनी गवाही से कभी नहीं मुकरूंगा और यह FIR कीजिए।
थाना प्रभारी एफआईआर कर देता है। उसके बाद से थाने की तरफ से उन लोगों पे काफ़ी दबिश दी जाती है और अंततः 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार होते ही पूरे गांव में हलचल तेज हो जाता है और उनके परिवार के लोग जो दबंग होते हैं वो लोग कुछ दिन बाद जब केस खुलता है और गवाही होती है तो उनको भैयालाल का पता चलता है और वो पास के गांव जहां भैयालाल रहते थे वहां पे जाके भैयालाल को डराना धमकाना समझाना चालू कर देते हैं कि तुम अपनी गवाही वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। लेकिन भैयालाल कहता है कि नहीं, मैं गवाही किसी कीमत पे वापस नहीं लूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने और तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे सामने मेरे दोस्त सिद्धार्थ को बुरी तरह से बाजार में पीटा था। मैंने अपने आँखों से देखा था। और ऐसा कहकर वह दबंगों की बात नहीं मानता है। 1-2 महीने के बाद जब गवाही होती है और उसके बाद से भी इन दबंगों को बेल मिल जाती है। वो 8 दबंग उस जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद जो नहीं होना चाहिए वो घटना होती है, जिसकी गूंज सिर्फ उस गांव नहीं, उस शहर नहीं, उस महाराष्ट्र राज्य नहीं, बल्कि हमारा देश और आसपास के जो अन्य देश है वहाँ तक इसकी गूंज पहुँचती है और खलबली मच जाती है। लेकिन होता यही है कि यह घटना होने के लगभग 60 दिनों के बाद इस घटना का उजागर एक मीडिया के द्वारा होता है और तब यह तहलका पूरे देश में मच जाता है कि क्या किसी दलित के साथ और किसी सच्चे आदमी के साथ जो किसी गलत आदमी का विरोध कर रहा था उसके साथ ऐसी घटना होनी चाहिए, ऐसी क्रूरता होनी चाहिए। 8 दबंग जब जेल से छूटते हैं उसके बाद से शुरू होता है मौत का नंगा नाच। और वो लोग प्लान करके लगभग 40-50 लोग 2-3 ट्रैक्टर से खैरलौंजी गांव जहाँ पे भैयालाल रहता था वहाँ लाठी डंडों के साथ, रड, चैन, तलवार, सब हथियार के साथ वहाँ से खैरलौंजी गांव के लिए निकल जाते हैं और उसके गांव में घुसते हैं कि आज खैरलौंजी गांव में पहुंचकर हम भैयालाल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जब वो भैयालाल के गांव पहुंचते हैं, इतना भीड़ और उतने हुजूम को देखकर उसके गांव का कोई आदमी भैयालाल को जाकर पहले सूचना दे देता है कि तुम कहीं भाग जाओ, नहीं तो आज वो तुम्हें मार देंगे, वो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भैयालाल वहाँ से सोचता है कि वो उनकी दुश्मनी तो मुझसे है, वो मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, इसीलिए मैं भाग जाता हूँ। और वो वहाँ से अपने परिवार को छोड़कर भाग जाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी जिसका नाम सुरेखा होता है और एक बेटी जिसका नाम प्रियंका होता है और 2 बेटे रोशन और सुधीर होते हैं। भैयालाल वहाँ से चला जाता है और उन दबंगों की भीड़ ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उसके दरवाजे पर पहुँचती है और उसकी पत्नी के पास जाकर भैयालाल के बारे में पूछा जाता है और उसकी पत्नी बताती है कि भैयालाल तो घर पे नहीं है। यह सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और उसकी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। उसकी बेटी को भी मारते पीटते हैं, उनके 2 बेटों को भी मारते हैं और उसे बाहर घसीट लाते हैं और गांव के बीच में उनको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। भैयालाल के पत्नी को और उनके बेटी को और उनके 2 बेटों को गांव के बीच में बुरी तरह से पीटा जाता है, लेकिन गांव के किसी में भी हिम्मत नहीं होती है कि उन दबंगों के बीच में पड़कर उन्हें बचाए। और भीड़ उन्हें पूरी तरह से नंगा करके और पूरे गांव में घुमाती है और उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है। उनके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उन्हें उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जो व्यवहार दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ था
उससे भी क्रूर व्यवहार भैयालाल की पत्नी और उसकी बेटी के साथ की जाती है और बाद में उन्हें मारकर उस गांव के तालाब में फेंक दिया जाता है। और भैयालाल वहां से तो भाग गए होते हैं। बाद में वो छुपे रहते हैं और बहुत अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर छुपते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके रिश्तेदार जब उनको हिम्मत बढ़ाते हैं, तब वो लगभग यह घटना 29 सितंबर 2006 की है। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख होते हैं और भैयालाल को जब दूसरे जगह से अपने गांव में पहुंचता है, वह 1 अक्टूबर को पहुंचता है ना, 29 सितंबर 2006 की होती है। और जब वह गांव पहुंचकर थाने में सारी सच्चाई को बताता है, तो थानेदार अपने हुजूम को लेकर उस तालाब की जांच की जाती है, जिसमें उसकी पत्नी और उसके बेटों की लाश मिल जाती है, लेकिन उसकी बेटी का लाश नहीं मिल पाता है, जो काफ़ी खोजबीन के बाद अलग झाड़ियों में मिलती है, जिसके निजी अंगों को काट-काट कर अलग कर दिया गया था। और यह बहुत ही अमानवीय और क्रूरतापूर्वक व्यवहार था, जो किसी सदमे से कम नहीं था। पुलिस प्रशासन मिलकर छुपा देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत बनाकर सामने प्रस्तुत की जाती है। दबंगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर जब भैयालाल दूसरी जगह इसकी शिकायत करता है, तो फिर से पोस्टमार्टम की बात आती है, लेकिन उस समय तक उनका लाश खराब हो चुका था। इस कारण से पोस्टमार्टम नहीं होती है और यह घटना दबकर रह जाती है। जरा आप खुद सोचिए कि उस भैयालाल पर क्या गुजरी होगी कि एक मित्र की गवाही उसके सारे परिवार को तहस-नहस कर दी थी। और एक निजी पत्रकार द्वारा इस घटना को छापा गया था, लेकिन उससे उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक यह घटना टाइम्स ऑफ इंडिया को मिला और वह जब इस न्यूज़ को आगे बढ़ाया, तो पूरे देश में और महाराष्ट्र में भूचाल आ गया। और यह उसके बाद से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पेपरों ने उसको प्राथमिकता से छापा। यह जब बात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के कानों तक पहुंची, तो उस पे कार्रवाई हुई और 26 लोगों पे एफआईआर हुआ और उसमें से लगभग 14 लोगों को सजा हो गई। इस तरह से सजा तो मिली, न्याय तो मिला, लेकिन एक सच्चे इंसान का परिवार उजड़ गया, और वो भी बहुत निर्दयतापूर्वक, जो पूरे इंसानियत को शर्मसार कर गया।